चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़े थे, लेक्चर नंबर 5 में। तो उसमें हमने देखा था कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है। ठीक है, एप्लीकेशन नहीं देखी थी उसकी, तो आज उसकी एप्लीकेशन देखेंगे कुछ, और कुछ 2-3 रिजल्ट्स नए आएंगे जो हमने बॉयड सेवर्ट्स में नहीं पढ़े हैं। वो रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, कभी डायरेक्टली पूछ सकता है, जैसे टोरॉइड आएगा। ठीक है, सोलेनॉइड तो हम पहले ही पढ़ चुके। ठीक है, इनफाइनाइट वायर वो पहले ही पढ़ चुके। अब आएगा एक इनफाइनाइट शीट। ठीक है, वो हम एम्पियर्स लॉ से भी निकालेंगे, वो मैं बॉयड सेवर्ट से भी बता दूंगा ताकि आपको फील आए। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे तो वो रिजल्ट याद होना चाहिए। तो बेसिकली इस चैप्टर में अगर मैं बताऊं आपको 4-5 रिजल्ट्स याद होने चाहिए, और एडवांस वालों को डेरिवेशन भी, क्योंकि उनको घुमा घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो वो 4-5 चीजें कौन कौन सी है? एक तो वायर, फाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, तीनों। सर्कुलर लूप, ठीक है, पूरा हो या कोई आर्क हो तो सेंटर पे फील्ड, और एक्सियल पॉइंट पे फील्ड, दोनों फील्ड आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्शन किधर? सिंपल अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, थंब आपको डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, एक्सियल पॉइंट होगा तो एक्सिस के अलोंग आपकी फील्ड होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में हमने किया था। ठीक है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और ये फील्ड मैक्सिमम कहां होती है? सेंटर पे ही होती है, म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह वहां नहीं होती r/√2 पे, क्योंकि उसमें x ऊपर भी आता था, समझ रहे हो, पर इसमें x सिर्फ नीचे है, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि x बढ़ाने पे फील्ड कम होगी, तो सेंटर पे सबसे ज्यादा फील्ड होती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था एक सोलेनॉइड की वजह से, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूं। फिर एक सोलेनॉइड की वजह से हमने फील्ड पढ़ी थी, और उसमें भी फाइनाइट भी पढ़ा था। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट भी और इनफाइनाइट भी। और जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं 99% क्वेश्चंस, मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो, वो इनफाइनाइट सोलेनॉइड के ही आते हैं। ठीक है, तो क्या था हमारा वो? तो एक फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए आपकी फील्ड होती है कितनी? म्यू नॉट एन आई बाय 2 इंटू कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। याद आया? थीटा 2 क्या था आपका? थीटा 2 था राइट एंड पे जब वो एंगल सबटेंड करेगा वो, और थीटा 1 क्या था आपका? लेफ्ट एंड पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो। ठीक है, इसी लाइन से मेजर करते थे हम लोग। फिर हमने इनफाइनाइट के केस में देखा था कि जब हम इनफाइनाइट के केस में देखेंगे तो हमारा जो थीटा 1 है, थीटा 1 मतलब लेफ्ट एंड पे जो एंगल सबटेंड करेगा, और इस लाइन से जब मेजर होगा, ठीक है, तो एंगल ऑलमोस्ट 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, कुछ तो वैसा रिजल्ट आया था। तो वहां से रिजल्ट आया था आपका म्यू नॉट एन आई। ठीक है, वही रिजल्ट ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपका यूज होगा। पर अगर फाइनाइट है तो रिजल्ट याद करो। और थीटा 1 थीटा 2 कैसे निकालने? हमेशा इस लाइन से सेम सेंस में, यहां से राइट एंड पे एंगल बनेगा थीटा 2, और यहीं से लेफ्ट एंड की तरफ ये टोटल एंगल बनेगा थीटा 1। वैल्यू डालो फॉर्मूले में, कुछ तो था, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 या कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ठीक है, वो देख लेना, उसमें वैल्यूज डालो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे? चल, तो सारे रिजल्ट्स आपको ये यहां तक याद होने चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, इस चैप्टर की प्रैक्टिस अभी तक नहीं किया, तो आज से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो नेक्स्ट देखते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था इसका, आज इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे ताकि आपको फील आए कि ये होता क्या है। सो नेक्स्ट इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, एसीएल, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, दिख रहा है ना? चल, तो एम्पियर सर्किटल लॉ बेसिकली क्या बोलता है कि सपोज, मैं रिवाइज करा रहा हूं फिर से, अगर आपके पास सिस्टम में ये कुछ करंट कैरिंग वायर्स है, सपोज ये I1, ये I2, ये I3, ये I4। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लूप क्या बोलता है? सपोज मेरे पास एक ये लूप है, और पहली चीज ध्यान देना, यहां पे लूप आता है आपका, सरफेस नहीं आता है। लूप सरफेस में डिफरेंस है। ठीक है, लूप मतलब सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये लूप होते हैं आपके। ठीक, अब ध्यान से सुनना, इसमें करंट किधर है? अंदर की तरफ, इसमें बाहर, इसमें बाहर, इसमें अंदर। कितना है वो समझ में आ रहा है? इनफाइनाइट वायर्स है सब। ठीक, अच्छा, अब मुझे सपोज इस पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट ए है, इस पे नेट फील्ड की डायरेक्शन पहले से पता है। ठीक है, और वो कैसे आएगी? बॉयड सेवर्ट्स लॉ, डीएल क्रॉस आर से आपको आती है सारी। इसकी वजह से कुछ होगी, इसकी वजह से कुछ होगी, इसकी वजह से, इसकी वजह से, है ना? तो चारों का रिजल्टेंट नेट कुछ ना कुछ तो आएगा। तो मैंने मान लिया वो नेट फील्ड सपोज ये है, सो दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए। ठीक है, अब ये कैसे निकालोगे? ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको पहले से ही आती है निकालनी। बॉयड सेवर्ट्स में मैंने सिखाया कि ये नेट फील्ड होती किधर है, ये तो आपको आराम से आती है निकालनी। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट आपको
फील्ड है किधर वो पहले से पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता है तब आप नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है आपकी, उसकी स्टेटमेंट क्या है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। समझ रहे हो? और ये गोला क्यों लगाया, ये क्लोज लूप को बताता है। ठीक है, बी वेक्टर इज बेसिकली, ये सब मैं बता चुका हूं, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए। ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड किस किस की वजह से, इसकी 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 और ये भी, भले ये लूप में नहीं है पर इसकी वजह से भी होगी, जैसे गॉस लॉ में आपकी ई होती थी। पर ये जो आई एनक्लोज है, दिस इज बेसिकली करंट्स या नेट करंट बोल सकते हो, एनक्लोज्ड इन द लूप, मतलब इसमें I4 नहीं आएगा। ठीक, अब सवाल उठता है सर अंदर जो I1 I2 I3 है इनके साइन कैसे लेने, क्या तीनों मतलब आई एनक्लोज में हम लिखें सीधा I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि तीन करंट्स एनक्लोज है ना, तो क्या I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखे, नहीं, वो भी हम डिसाइड करेंगे हमारे लूप के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहला काम आपको लूप की डायरेक्शन मानना, अभी एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा कि हाँ ऐसे करना है इसको। तो लूप की डायरेक्शन आपने मानी, सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, मैंने कौन सी डायरेक्शन ली, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, आप क्लॉकवाइज भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे डीएल, डीएल इज बेसिकली छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, तो ये मैंने ले लिया डीएल छोटा सा एलिमेंट। अब बताओ डीएल वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, जो आपने सेंस ली है ये, तो डीएल वेक्टर ये हो गया आपका। कोई समस्या नहीं, दोनों में एंगल सपोज ये कितना है आपका, थीटा। ऐसे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, जनरली जो एंगल रहेगा वी और डीएल में या तो 0 होगा या 90 होगा या 180 होगा, जो आप गॉस लॉ में भी पढ़ चुके हैं। ये मैं बस जनरल बता रहा हूं कि दोनों में एंगल थीटा। अब ऐसे हर जगह एंगल अगर चेंज होगा इस लूप में, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो आप इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते। इसलिए बोला था वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगाया जाता है, वैलिड सबके लिए है। ठीक है, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो ACL है इट इज वैलिड फॉर ऑल द सिस्टम्स। ठीक है, चाहे वो सिमेट्रिक हो चाहे वो अनसिमेट्रिक हो, पर जनरली जो लगाया जाता है ACL इज अप्लाइड ओनली ऑन द सिमेट्रिक सिस्टम। ठीक है, अनसिमेट्रिक सिस्टम पे बहुत मुश्किल होता है कि ACL लगाना। ठीक है, अगर आपने गौर किया होगा जब हमने गॉस लॉ पढ़ा था वो भी हमने हमेशा सिमेट्रिक सिस्टम्स पे लगाया था, है ना, ACL भी हम हमेशा सिमेट्रिक सिस्टम्स पे लगाते हैं। तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, जो बी है फॉर्मूले में LHS में, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द करंट्स, चाहे वो लूप के अंदर हो चाहे वो लूप के बाहर हो। DL इज बेसिकली छोटा सा आपका एलिमेंट उस लूप के ऊपर, जैसे हम वहां पे याद करो सरफेस लेते थे, DS लेते थे, E डॉट DS लेते थे, एकदम सेम चीज है। म्यू नॉट तो म्यू नॉट है आपकी परमिएबिलिटी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। आई एनक्लोज इज बेसिकली द करंट एनक्लोज्ड इन दिस लूप, ये जो आपने लूप लिया। अब ये लूप कैसा होगा, या तो सर्कल होगा या रेक्टेंगल या स्क्वायर, ये तीन होते हैं बस, इसके अलावा कोई नहीं होते। ठीक है, अब वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका होता है, और ऐसे लिया जाता है लूप ताकि बी और डीएल आपके या तो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर, ये मैंने गॉस लॉ में भी लिखवाया था। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे सपोज ऐसी सिचुएशन कहीं बन गई कि सर यहां तो बी और डीएल में एंगल थीटा बन रहा है, मान लो यहां तो कुछ और ही बन जाएगा बी डीएल में एंगल, तो ऐसे के लिए हम कभी लगाएंगे नहीं। हम ऐसे ही सिस्टम के लिए लगाएंगे जिसमें बी और डीएल उस लूप के लिए हर पॉइंट पे या तो 0 हो, मतलब दोनों पैरेलल चले जाए, या एंटी पैरेलल, एक ही बात है, और या परपेंडिकुलर हो, मतलब बी ऐसा हो कहीं और डीएल ऐसा हो। ठीक है, अभी धीरे धीरे एप्लीकेशंस करेंगे आपको और क्लियर होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, अब सवाल उठता है आई एनक्लोज्ड में करंट लिखना कैसे है, क्या I1 प्लस I2 प्लस I3, नहीं, एक बार आपने डायरेक्शन मान ली, जैसे मैंने कौन सी मानी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, ये करना ही पड़ेगा आपको, फिंगर्स को कर्ल करो, थंब किधर आया, बाहर, तो बाहर का करंट आपको पॉजिटिव लेना है। समझ में आया, तो बाहर का करंट कौन सा है, I2 प्लस I3, और ये नेगेटिव लेना है। तो आई एनक्लोज्ड इस केस में, हर केस में नहीं बोल रहा हूं, इस केस में आई एनक्लोज्ड आप कितना लिखोगे, I2 प्लस I3 माइनस I1, क्योंकि बाहर का करंट आपने पॉजिटिव लिया, अंदर का करंट आपने नेगेटिव लिया। ठीक है, और मैंने शायद कल ये भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि ऐसा नहीं है कि आप एंटी क्लॉकवाइज ही लो, अगर आपने क्लॉकवाइज लिया तब आपका डीएल जो आप यहां पे ले रहे हो वो ऐसा हो जाएगा, तब बी और डीएल में एंगल 180 माइनस थीटा बनेगा, इसके अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है, और आई एनक्लोज में I1 पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि आपने क्लॉकवाइज करंट को पॉजिटिव लिया, तो थंब अब अंदर आएगा, तो अंदर का करंट आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो आपको कोई एक सेंस लेनी है उस लूप की, उसी सेंस के अकॉर्डिंग डीएल वेक्टर आएगा, उसी सेंस के अकॉर्डिंग आई एनक्लोज आपको निकालना है। कर लोगे पक्का, अरे बोलो,
चलो स्टार्ट करें, दिख रहा है ना साफ? तो स्टार्ट करते हैं। तो लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, एप्लीकेशंस है तो हेडिंग डालो एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, ये सबसे अच्छा दिख रहा है। तो एप्लीकेशंस में फर्स्ट लिखो, कुछ ही पढ़ेंगे, 3-4 ही पढ़ेंगे जो हमारे काम की, और शायद ये सब पहले पढ़ चुके, बस एक नई चीज पढ़ेंगे, थिक मतलब इनफाइनाइट शीट की वजह से फील्ड। ठीक है, वो हमने बोर्ड सेवर्ट्स में नहीं पढ़ी है, वो मैं बोर्ड सेवर्ट्स से भी प्रूव करूंगा और एम्पियर से भी प्रूव करूंगा। ठीक है, हाँ एक सिलेंडर पढ़ेंगे हम जो नया होगा इसमें, और नीट वाले लोग स्पेशली ध्यान दो, नीट वाले और मेंस वाले, सिलेंडर का जो क्वेश्चन है आपका वो 2019 नीट में आ चुका है। ठीक है, चलो लिखो, हेडिंग डालो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। ठीक है, चल तो एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सपोज ये आपकी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, करंट आई, ये आपका पी पॉइंट है जिस पे आपको फील्ड निकालनी है, विच इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। तो पी पे फील्ड कितनी होती है वो आपको पहले से पता है, दैट इज म्यू नॉट आई बाय 2r। याद है रिजल्ट? फाइनाइट होता तो म्यू नॉट आई बाय 4r इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, अगर याद हो आपको, थीटा 1 थीटा 2 जो एंगल बनते थे पी पॉइंट पे, याद है, परपेंडिकुलर लाइन से लेते थे। चल म्यू नॉट आई बाय 2r, अब इसको प्रूव करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ से। ठीक है, अब ये वायर ऐसी है इनफाइनाइट, ठीक है, या ऐसी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब करंट ऐसा अंदर जा रहा है आई, ठीक है, बातें की है ना इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसी भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में मैं बता दूंगा। तो ऐसी आपकी इनफाइनाइट वायर है और ये आपका पी पॉइंट है विच इज एट अ डिस्टेंस आर। तो पहले तो मुझे बताओ पी पे फील्ड होगी किधर, क्योंकि एम्पियर्स लॉ लगाने में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि फील्ड की डायरेक्शन है किधर। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ पी पे फील्ड किधर होगी? पी पे देखो, ये अंदर कोई भी वो लगा लो, चाहे आप वो वाला लगा लो जो मैंने पाम रूल बताया था, ये अंदर है ना, कौन? करंट। अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करो आर वेक्टर की डायरेक्शन में, तो ये पाम किधर आ रही है? नीचे, तो पी पे आपका आएगा नीचे। आप डीएल क्रॉस आर से भी कर सकते हो, तो ये होगी आपकी फील्ड की डायरेक्शन एट पी। होगी कितनी वो बात की बात है। अच्छा, इस केस में किधर होगी? थंब अपनी करंट की डायरेक्शन में, आर वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स, आपका पाम आएगा अंदर, तो पी पे फील्ड की डायरेक्शन अंदर, क्योंकि ये प्लेन के अंदर है आपकी, पर ये जो वायर है प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो डीएल वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो बी वेक्टर प्लेन में आएगा, और कैसे आएगा? वो आर के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब मैं अच्छे से सब कुछ बता चुका हूं, क्योंकि बी वेक्टर इज बेसिकली डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब सवाल उठता है कि यहां पे अगर कोई पॉइंट है, चेक करना आप खुद से, जो आर डिस्टेंस पे ही है, जैसे ये आर डिस्टेंस पे है, वैसे ये कोई क्यू पॉइंट है जो आर डिस्टेंस पे है, यहां पे फील्ड किधर होगी? यहां पे इधर होगी। समझ पा रहे हो? अरे बोलो, ये थंब अपनी फिंगर्स को आर वेक्टर की डायरेक्शन में, पाम किधर आ रहा है? ऐसा राइट में। सिमिलरली यहां पे कोई आर पॉइंट है, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये भी आर दूरी पे है, यहां पे चेक करना, यहां पे फील्ड आएगी ऐसी ऊपर, है ना। सिमिलरली यहां पे कोई पॉइंट है एस, पी क्यू आर एस, ये भी आर दूरी पे है, यहां पे चेक करना, यहां पे आपकी फील्ड आएगी ऐसी, चेक कर लेना। अरे कर लोगे? सिमिलरली बीच में कोई है यहां पे, तो चेक करना, ये आर वेक्टर होगा, डीएल अभी भी अंदर है, डीएल क्रॉस आर जब आप करोगे नीचे, मतलब आर के परपेंडिकुलर ऐसा। सिमिलरली यहां पे होगा तो आर के परपेंडिकुलर ऐसा आएगा, सिमिलरली यहां पे होगा तो ऐसा। तो क्या मैं ये लूप नहीं मान सकता? ठीक है, देखो आया समझ? ये मेरा क्या हो गया? दिस इज नॉन एज एम्पीरियल लूप। ठीक है, एम्पीरियन लूप कुछ तो बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब क्या करना अगला काम?
अगला काम क्या करना है आपको, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन बनानी है। तो ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ, सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाया था। अब ऐसा क्यों बनाया हमने, समझ में आ रहा है? क्योंकि अब हर जगह आपका बी और डीएल क्या दिख रहा है आपको, पैरेलल दिख रहा है। समझ में आ गया? तो पहला काम आपका वही, आपको बी वेक्टर और डीएल वेक्टर की डायरेक्शन देखनी है। अब अगला काम क्या, बोलो? लूप बना लिया, लूप की सेंस ले लो। तो ये मैंने ले ली क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है, क्लॉकवाइज। अच्छा, अब ये था आपका पी पॉइंट। चलो यहीं पे एलिमेंट ले लेते हैं डीएल, छोटा सा। अब डीएल वेक्टर किधर होगा, बोलो? ये सेंस मानी है आपने, तो दिस विल बी योर डीएल वेक्टर, है ना? और हमने अभी अभी देखा था कि इस पॉइंट पे इस करंट कैरिंग वायर की वजह से जो फील्ड होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। सो दिस विल बी योर बी वेक्टर। अरे बताया था अभी, ये करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को आउट स्ट्रेच करो आर की, पाम नीचे, तो बी वेक्टर नीचे। बस इतना काम आपका खुद से डिसाइड करना है। अब आगे क्या लगाना है आपको, एम्पियर का जो इक्वेशन है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एन क्लोज। ध्यान से लगाओ। अब बी डॉट डी एल देखो, यहां पे देख लो, यहां पे डीएल ऐसा, बी भी ऐसा, यहां पे देख लो डीएल ऐसा, बी भी ऐसा, यहां पे भी डीएल ऐसा, बी ऐसा, यहां पे डीएल ऐसा, बी ऐसा। क्या हर जगह आपस में 0 डिग्री एंगल है? और वो होता ही है, गॉस-लॉ में भी हमने किया था, है ना? हमारा लूप ही ऐसा लेते हैं हम लोग, ताकि बी और डीएल या तो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो। मैंने वहां लिखवाया भी था अच्छे से गॉस-लॉ में। तो बी और डीएल में एंगल कितना, 0। तो क्या बन जाएगा ये, बोलो? इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड। अब देखो, आपने सेंस ये लिए, तो फिंगर्स को कर्ल करो, थंब किधर, अंदर, तो अंदर का करंट आपको पॉजिटिव लेना है। क्या करंट अंदर ही है? तो इस आई को आपको पॉजिटिव लेना है। सो म्यू नॉट इंटू आई। बी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, क्या पूरे लूप में हर जगह सेम होगा? बिल्कुल, क्योंकि हर पॉइंट आर दूरी पे है, और आर दूरी पे हमेशा फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाय 2r। ये हम पहले ही पढ़ चुके। 2r होती है कि 2πr होती है? सॉरी, ये गलती से लिखा गया, 2πr होती है। ठीक है, कोई नहीं, वो तो पता ही होगा आपको। ठीक है, सो बी आपने बाहर लिया, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है पूरे लूप के लिए। इंटीग्रेशन डीएल ओवर द क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। इस क्लोज लूप का डीएल का इंटीग्रेशन, छोटे छोटे टुकड़ों की लेंथ का इंटीग्रेशन, क्या पूरे की लेंथ? सो दिस विल बी 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। बी कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई बाय 2πr। यही हमारा रिजल्ट भी आया था पहले। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। किसकी हेल्प से हमने निकाला ये? एम्पियर्स सर्किटल लॉ की हेल्प से। आया मजा? तो ऐसी है, बिल्कुल आसान है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो पॉज करके इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट सबके लिए, स्पेशली एडवांस वालों के लिए भी। ठीक है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल अच्छे पूछता है इससे। लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। ठीक है, और सिलेंडर में हम दो पढ़ेंगे, होलो और सॉलिड। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ होलो सिलेंडर। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। होलो सिलेंडर, सिलिंड्रिकल वायर मतलब। ठीक है, चलो, तो होलो का मतलब समझ में आ रहा है? मतलब आपके पास कुछ ऐसे है और इनफाइनाइट है। ठीक है, ये एक्सिस हो जाएगा आपका, और ये सिलेंडर की रेडियस कितनी, कैपिटल आर। ठीक है, तो कैसे हम फील्ड निकालेंगे? होलो है एक, तो होलो है तो करंट किधर होगा आपका, ऑब्वियसली ये। ठीक है, तो इसमें तीन केसेस आएंगे, जैसे हमने वहां पे भी पढ़ा था, गॉस लॉ में याद करो। सबसे पहले की जो पॉइंट है जहां फील्ड निकाल रहे हैं वो सरफेस के अंदर है, लेस देन आर, बी इक्वल टू आर, सी, चलो पहला बाहर ले लेते हैं, सी लेस देन आर। ठीक है, ये तीनों के रिजल्ट्स आपको आने चाहिए, और ग्राफ जो मैं बताऊंगा वो आपको आना चाहिए। डायरेक्टली 2019 में ग्राफ पूछ चुका है वो। ठीक है, तो समझना, फील आएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, थोड़ा और अच्छे समझने के लिए, ये समझ में आ रहा, करंट ऐसा जा रहा है आपका, अंदर तो नहीं होगा करंट क्योंकि होलो है ना? अच्छा, अब और बेटर समझने के लिए समझो कि ये सिलेंडर ऐसा है, ऐसा समझ रहे हो, और करंट इसमें ऐसा ऐसा अंदर की तरफ जा रहा है, आई, और किधर होगा, बीच में तो नहीं होगा, सिर्फ सरफेस पे होगा आपका। ठीक है, अरे आ रहा है समझ? तो क्या मैं इसको कुछ ऐसा बना सकता हूं ताकि आपको बेटर समझ में आए, विजुलाइज कर पाओ अच्छे से? और करंट ये है, सिर्फ सरफेस पे।
समझ पा रहे हो? पक्का? देखो ये अंदर की तरफ ऐसा सिलेंडर है, ठीक है, ये रेडियस कितनी है आपकी r, विजुअलाइज करो थोड़ा, ठीक है, ये सिलेंडर ऐसा अंदर की तरफ है, ये रेडियस r है और बीच में कोई करंट नहीं है, सिर्फ सरफेस पे आपका करंट है, इसलिए मैंने ऐसा क्रॉस क्यों बनाया, क्योंकि अंदर जा रहा है, ये सिलेंडर है। अरे आया समझ? अच्छा, अब इसकी वजह से मुझे निकालना है किसी P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो कि बाहर है आपका, ठीक है, कितनी दूरी पे है, यहां से स्मॉल r, मतलब यहां से स्मॉल r, यहां मैं पैरेलली यहां पे भी बना रहा हूं, यहां से स्मॉल r दूरी पे, ठीक है। तो आधों को तो समझ में आ गया होगा रिजल्ट क्या आएगा, जो एक इनफाइनाइट की वजह से आता है, जैसे सेम हमारा आया था इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो कितना आता है कि इनफाइनाइट की वजह से म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, वही रिजल्ट आएगा यहाँ P पॉइंट पे, ठीक है। हम प्रूव भी कर लेते हैं गॉस लॉ से। तो बताओ कैसा माने हमारा सरफेस, सॉरी गॉस लॉ नहीं, एम्पियर्स लॉ से, तो ये हो गया हमारा लूप, ठीक है। अच्छा, अब इस लूप में हर जगह बी और डीएल में एंगल कितना है, सपोज मैं लूप की सेंस ऐसी ले लेता हूं। अब आपको एक चीज पता है, करंट अंदर है, आर इधर है, तो थंब जब अंदर करोगे ऐसा करोगे तो नीचे की तरफ, तो इस पे फील्ड ऐसा, इस पे चेक करना ऐसा, इस पे ऐसा, इस पे ऐसा, इस पे ऐसा, तो हर जगह बी और डीएल में एंगल कितना, 0 डिग्री। समझ में आया? तो यहां पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ठीक है, तो क्या डीएल वेक्टर ऐसा होगा? अच्छा, ऊपर भी हो सकता है क्या डीएल वेक्टर? बिल्कुल, वो डिपेंड करेगा आपने सेंस कौन सी ली। अगर आपने सेंस ऐसी ली एंटी क्लॉकवाइज, तब आपका डीएल वेक्टर ऊपर आएगा, और बी किधर आएगा आपका, बी अभी भी नीचे आएगा, तब बी डीएल में एंगल 180 हो जाएगा, पर रिजल्ट सेम ही आएगा। ये मैंने लास्ट लेक्चर की एंडिंग में प्रूव किया था, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट इसको लूप की सेंस को क्लॉकवाइज भी ले सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी, दोनों सेंसर सेम आएगा, कोई वो नहीं है। अच्छा, अब अगला काम क्या है मेरा, एम्पियर्स इक्वेशन लगाओ। B डॉट डीएल का इंटीग्रेशन इस क्लोज लूप में, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एन क्लोज। अब ध्यान से लगाना, बी डीएल में हर जगह एंगल लूप में 0 डिग्री, तो क्या बनेगा ये, बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एन क्लोज। क्या पूरे लूप में हर जगह बी सेम होगी? बिल्कुल, है ना, सिमेट्री की वजह से, तो सिमेट्रिकल सिस्टम में लगाते ही हम इसको। सो क्या बी बाहर आ जाएगा? बिल्कुल। डीएल का इंटीग्रेशन बोलो, डीएल का इंटीग्रेशन क्या पूरे लूप की लेंथ, दैट विल बी 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। किसका एनक्लोज किसने किया? जो लूप ने करंट एनक्लोज करके रखा है। तो सबसे पहले तो फिंगर्स को कर्ल करो, थंब अंदर, तो अंदर का करंट पॉजिटिव लेना है। क्या इस लूप में इस पूरे करंट को एनक्लोज किया हुआ है? बिल्कुल। और ये टोटल करंट कितना है आपका, आई। देखो ना, इस लूप ने ये अंदर का पूरा करंट एनक्लोज किया, और ये करंट है कितना टोटल, आई करंट है, जो कि सिर्फ सरफेस पे, अंदर नहीं है क्योंकि होलो है आपका, ठीक है। जब सॉलिड पढ़ेंगे तब अंदर भी आएगा, ठीक। सो आई एनक्लोज इज बेसिकली आई। आया समझ? सो बी कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। सेम रिजल्ट जो इनफाइनाइट वायर की वजह से होता है, सेम आया था हमारा गॉस लॉ में भी। अगर आप वापस जाके चेक करना, 2 के लैम्डा बाय स्मॉल आर, यही आया था रिजल्ट, चाहे वो सॉलिड था चाहे वो होलो था। बाहर के पॉइंट के लिए, अंदर के पॉइंट के लिए चेंज हो गया था आपका, ठीक है। अच्छा, तो यहां से मुझे क्या समझ में आया, जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब जैसे जैसे आप बाहर, पहली बात तो बात किसकी हो रही है, जो बाहर के पॉइंट्स है, सरफेस से बाहर, अंदर या सरफेस की बात नहीं हो रही है, बाहर के पॉइंट्स, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे फील्ड आपकी डिक्रीज होगी, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सेम रिजल्ट जो एक इनफाइनाइट वायर का आता है। स्मॉल आर क्या है, एक्सिस से, वायर के एक्सिस से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है। कैपिटल आर क्या है, इस सिलेंड्रिकल वायर की रेडियस, वो अभी यूज नहीं हुई है फॉर्मूला में। कैसे किया, क्या किया, इसको ये कैसे बनाया, समझ में आया, ठीक है। मतलब इसका ऐसा इमेजिन करो, ये सिलेंडर है, अंदर की तरफ करंट जा रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा, ये गोल सिलेंडर ऐसा ऐसा, ऐसे ही होता है ना सिलेंडर, ये गोल ऐसा, ये गोल, और ऐसा अंदर की तरफ करंट जा रहा है। अरे आया, ताकि उससे आपको विजुलाइज कर सको, इससे बेटर फील आता है आपका। अच्छा, इसमें क्या करोगे, इसमें भी वही फंडा है, बस इसमें लूप आपका ऐसा हो जाएगा, या ऐसा वायर है, ठीक है, सिलिंड्रिकल, इसमें लूप ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब हर जगह बी और डीएल में एंगल 0 डिग्री होगा आपका, क्योंकि बी अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लेन में है आपका, तो बी अंदर की तरफ, और लूप आपने ऐसा कंसिडर किया है, तो डीएल भी अंदर की तरफ, तो बी और डीएल में एंगल 0। सेम आप कर सकते थे करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट जो हमने लास्ट पढ़ा, उसमें जब आप ऐसी वायर लोगे ना, तब आपका लूप ऐसा आएगा, ठीक है। और इसकी सेंस ले लो आप एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जब सेंस लोगे तो यहां पे डीएल वेक्टर ऐसा आएगा अंदर की तरफ, ठीक है। और वायर ऐसी है, तो आपने पहले प्रूव कर चुके बी वेक्टर भी अंदर की तरफ आता है, तो बी और डीएल में एंगल 0,
ठीक है, उसको बेटर विजुअलाइज करने के लिए हम ऐसा करंट अंदर की तरफ ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, कर लोगे? चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, ऑन द सरफेस। ठीक है, इसी में अभी होलो की ही बात हो रही है। सेकंड है ऑन द सरफेस। चलो ऑन द सरफेस देख लेते हैं अब। ऑन द सरफेस फर्स्ट हो गया, सेकंड देखते हैं ऑन द सरफेस। अब ऑन द सरफेस के लिए तो सबसे पहले तो ये है हमारा होलो सिलेंडर। ठीक है, होलो सिलेंड्रिकल वायर। करंट ऐसा क्या इंडिकेट कर रहा है? अंदर की तरफ और सिर्फ सरफेस पे है, ये इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, अब मुझे कहां चाहिए? सरफेस पे। और ये कैपिटल आर सिलेंड्रिकल वायर की रेडियस, और इसी पॉइंट पे मुझे फील्ड चाहिए। ठीक, लूप कैसा बनेगा? सेम यही लूप हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, हर जगह एंगल अभी भी जीरो होगा, बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। ठीक है, बी बाहर ले लो, डीएल का इंटीग्रेशन बोलो 2 पाई कैपिटल आर। कैपिटल आर क्यों आया वो समझ में आया? दैट इज म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, जस्ट आउटसाइड ले, जस्ट आउटसाइड, क्या फर्क पड़ता है? सो बी कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, बस आउटसाइड के फॉर्मूले में स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर दो तो आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर। ठीक, ये था आपका बी पार्ट। बात करते हैं अंदर के पॉइंट की, सी। तो मैं वापस बना रहा हूं, ये आपकी होलो सिलिंड्रिकल वायर। ठीक है, मैं बार बार ऐसी क्यों बना रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? इससे अच्छा फील आता है, दिखने में भी सुंदर लगती है। ठीक है, ये आपकी है कैपिटल आर वायर की रेडियस। आपको किस पॉइंट पे चाहिए? अंदर के किसी पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट पे P, विच इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, मतलब अगर मैं यहां पे बनाऊं तो यहां पे कैसा बनेगा आपका? तो यहां पे यहां कहीं पॉइंट है, ये P पॉइंट। ठीक है, एक्सिस से स्मॉल r। ठीक है, वो ये बता, गॉसियन याद आता है बार बार। ये एम्पियर्स लूप कैसा बनेगा? ये इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक है, अच्छा, क्या आ गया बोलो अब? तो इसमें लूप कैसा बनेगा? ये वाला, समझ पा रहे हो ना? ठीक, अब क्या लगाओगे? बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। बी बाहर, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई स्मॉल आर शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। आई एनक्लोज, ये जो लूप है इसने जो करंट एनक्लोज किया है, क्या इस लूप ने कोई करंट एनक्लोज किया है? नहीं। क्यों? क्योंकि करंट सिर्फ किधर है? सरफेस पे। ठीक है, दिख रहा है ना? सरफेस पे सिर्फ करंट, अंदर नहीं है। सॉलिड होता तो अंदर भी होता, पर यहां पे सिर्फ सरफेस पे करंट आपका, इसलिए इस लूप ने कोई करंट एनक्लोज नहीं किया। सो आई एनक्लोज्ड इज जीरो। सो बी कम्स आउट टू बी जीरो। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आपकी कितनी होती है? जीरो, बिकॉज एनक्लोज्ड करंट ही नहीं है अंदर, एनक्लोज्ड करंट ही आपका जीरो है। तो रिजल्ट्स क्या समझ में आ गए? एक होलो सिलिंड्रिकल वायर के आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलिंड्रिकल वायर। सरफेस पे होती है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल वायर। अंदर के किसी भी पॉइंट पे फील्ड होती है आपकी जीरो, क्योंकि अंदर करंट है ही नहीं। तो जब आप लूप लेंगे, एम्पीरियल लूप, तब जो आपकी अंदर एनक्लोज्ड करंट आएगा वो जीरो आ जाएगा। तो आरएचएस जीरो, तो एलएचएस आपकी बी क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, लगभग वही रिजल्ट है जो हमने गॉस लॉ में पढ़े थे। ठीक है, चलो अब इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ पे बहुत क्वेश्चन पूछता है। ये दिख रहा है सबको अच्छे से? हाँ, तो ग्राफ पे क्वेश्चंस अच्छे खासे इसके पूछे जाते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं एक बार इसका। सो बेसिकली हम ड्रॉ कर रहे हैं बी वर्सेस आर का ग्राफ होलो के लिए। B is magnetic field and small r is distance from the axis, सिलिंड्रिकल वायर के एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या रहेगा आपका? जीरो। कब तक? कैपिटल आर तक। कैपिटल आर पे जाके कितना हो जाएगा आपकी फील्ड? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा आपकी फील्ड कम होगी। सो यहां पे बी क्या है आपकी? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल आर। ठीक है, ग्राफ पूछा जाता है तो पहले क्वेश्चन में पढ़ लेना, होलो के लिए ग्राफ मांग रहा है कि सॉलिड के लिए मांग रहा है। होलो मतलब अंदर कोई करंट नहीं है, सिर्फ सरफेस पे है। सॉलिड मतलब अंदर सरफेस में भी करंट आपका अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, थर्ड एप्लीकेशन एम्पियर्स लॉ की, दैट इज सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर के लिए। ठीक है, स्ट्रेट पढ़ चुके इनफाइनाइट,
होलो पढ़ चुके। थर्ड इज सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर। ठीक है, होलो नहीं है, सॉलिड है आपकी। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। तो सॉलिड मतलब क्या समझ में आता है सॉलिड से? ये एक्सिस आपका, ये रेडियस कैपिटल आर। तो करंट ऐसा पूरा ऐसा जा रहा है, पूरे सरफेस से करंट जा रहा है आपका। कितना टोटल करंट? आई। अच्छा, अब इसको कैसे और अच्छा फील लेने के लिए क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूं जैसे मैंने लास्ट होलो में बताया था। ये सिलेंडर आपका ऐसा अंदर की तरफ, और ये इस बार ऐसा बनेगा। लास्ट और इसमें क्या फर्क है वो समझ में आया? फील आ रहा है कि नहीं? ये क्रॉस क्रॉस में बार बार क्यों बना रहा हूं? क्रॉस का मतलब है करंट आपका अंदर की तरफ है। देखो फील आ रहा है? ऐसा ऐसा सिलेंडर है और करंट ऐसा अंदर की तरफ जा रहा है और पूरे पूरे सरफेस पे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो इसके लिए डिफाइन होगी दैट विल बी जे। शायद सब लोग भूल गए होंगे, वेयर जे इज करंट डेंसिटी। जे क्यों डिफाइन हुआ इसके लिए समझ में आया? कितनी होगी जे की वैल्यू इस क्वेश्चन में? जे विल बी टोटल करंट विच इज आई अपॉन टोटल एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इतने एरिया में करंट है ना आपका। सो जे विल बी आई बाय पाई आर स्क्वायर। तो जे की फॉर्म में रिजल्ट आएंगे इसके सॉलिड सिलेंडर के, याद रखना क्वेश्चन में भी आंसर, जब क्वेश्चन आपको आएंगे तो जे की फॉर्म में ही रिजल्ट आपको चाहिए होंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें भी मैं दो केस बताऊंगा आपको। नीट और मेंस वालों को सिर्फ ये देखना है, जे यूनिफॉर्म, और स्पेशली नीट वालों को, मेंस में भी पूछ सकता है वो थोड़ा सा अच्छा लेवल का। और फिर हम पढ़ेंगे अगर जे नॉन यूनिफॉर्म हुआ, जे मतलब करंट डेंसिटी अगर नॉन यूनिफॉर्म हुई, बहुत फेमस है ये एडवांस वालों के लिए। ठीक है, मेथड वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में। ये समझ में आया ये हमने ऐसा कैसे बनाया? ठीक, अब इसके लिए भी वही तीन, आउटसाइड पॉइंट, सरफेस पे और इनसाइड। क्या आउटसाइड के लिए बताना है, विजुअलाइज करना खुद से। एक्सिस से स्मॉल आर दूरी पे ये हो जाएगा आपका पी पॉइंट। क्या ये हो जाएगा आपका लूप? बिल्कुल सही बात है। अब ये लूप हो जाएगा तो इस लूप में हर जगह बी और डीएल में एंगल कितना? 0। मैंने सेंस फिर से क्या लिया है? क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट पे देखोगे तो बी ऐसा आएगा, सिखाया है ना। थंब को वो करो, कर लोगे ना, कितनी बार सिखा चुका। थंब अंदर मतलब करंट अंदर जा रहा है, ये नीचे, इस पॉइंट पे देखोगे तो इधर, इस पे इधर। ठीक, हर जगह बी डीएल में एंगल 0। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन बी डीएल। क्या पूरे लूप में बी हर जगह सेम? सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक के लिए लगाते ही हम एसीएल को, तो बी बाहर आ जाएगा। डीएल का इंटीग्रेशन क्लोज लूप के लिए 2 पाई स्मॉल आर, दिख रहा है 2 पाई स्मॉल आर, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। बताओ इस लूप ने कितना करंट एनक्लोज किया? क्या पूरा का पूरा? और पूरे करंट की वैल्यू कितनी है टोटल? कैपिटल आई। या जे की फॉर्म में लिखना चाहो तो वो सही है। तो आपकी फील्ड कितनी आ जाएगी बोलो? सो फील्ड कम्स आउट टू बी सेम जो हमने होलो के लिए बताई थी, या जो इनफाइनाइट के लिए, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल आर। पर अगर ऑप्शंस में आई है ही नहीं आपका, वेर आई इज टोटल करंट, ठीक है, तो आपको जे की फॉर्म में भी आना चाहिए लिखना। सो दैट विल बी म्यू नॉट बाय 2 पाई स्मॉल आर इनटू आई, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, दैट विल बी जे इंटू पाई कैपिटल आर। वैसे आएगा नहीं, आई की फॉर्म में ही पूछ लेगा वो, पर आपको कन्वर्जन आना चाहिए। तो म्यू नॉट जे कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये जे क्या है, किस बला का नाम है पता है ना? करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे। जे इज बेसिकली करंट डेंसिटी विच इज करंट पर यूनिट एरिया। तो कितने एरिया में करंट दौड़ रहा है आपका? पाई कैपिटल आर स्क्वायर में। ठीक है, अच्छा ऑन द सरफेस स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस मार दो, कैपिटल आर गायब। सो बी पार्ट में लिख रहा हूं यहां पे, व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू आर, ये ए पार्ट था, व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, सो बी कितना हो जाएगा उसमें? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर, सेम रिजल्ट जो होलो के लिए आया था। ठीक है, या जे की फॉर्म में कन्वर्जन चाहते हो तो इसमें चेंज कर दो। सो म्यू नॉट जे आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर, आर से आर गायब, दैट विल बी म्यू नॉट जे आर बाय 2। ठीक है, वो आपकी इच्छा है, आपको आई की फॉर्म में ही याद रखना है तो उसी की में याद रखो, बस आई को जे में कन्वर्ट करना आना चाहिए। कुछ भी नहीं है, जे इज करंट बाय एरिया पाई आर स्क्वायर। सो आई कितना हो जाएगा? जे इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, वही तो डाला है उसमें, कर लोगे? चलो, सी सबसे इंपॉर्टेंट है, सी। ठीक है, और ये जो हम पढ़ रहे हैं पूरा
इसमें जे यूनिफॉर्म है, करंट डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है डिस्टेंस के साथ, ठीक है, मतलब पूरे में करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बोलना चाहता हूं मैं, ठीक है। तो इसका सी पार्ट देखो अब ध्यान से, व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब अंदर के किसी पॉइंट पे फील्ड, होलो के लिए कितनी थी, जीरो, क्योंकि जब आप लूप कंसीडर करते हैं तो अंदर कोई करंट नहीं आता, एनक्लोज करंट जीरो हो जाता है आपका, इसलिए जीरो आई थी। चलो थोड़ा सा फील लेके समझना, ये हमारा है सिलिंड्रिकल वायर, सॉलिड है, इसलिए पूरे एरिया में आपका करंट होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया में। अच्छा, हम क्या चाहते हैं, एक्सिस से कोई स्मॉल आर दूरी पे पी पॉइंट है, ये कोई पी पॉइंट है, यहां पे फील्ड निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। होलो था तब कितना आया था आपका, जीरो। अब देखते हैं कितना आता है। तो सबसे पहले लूप ले लिया, और अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा लूप कैसा आने वाला है, अब तो बच्चों वाली चीजें होनी चाहिए आपके लिए, ठीक। चलो सर ये समझ में आ गया, लूप मैंने ऐसा लिया, हर जगह बीडीएल में एंगल बताओ, करंट अंदर ये, हर जगह बीडीएल में एंगल आपका 0 डिग्री आएगा इस लूप के लिए, समझ चुके हो ना अब तो। अच्छा, तो क्या आएगा बोलो, बी डॉट डी एल बन जाएगा, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज, बिल्कुल सही है सर, एकदम सही। बी बाहर, क्योंकि सिमेट्रिक है तो हर जगह बी सेम होगा इस लूप में, इस पॉइंट पे हर पॉइंट पे, तो बी बाहर। डीएल का इंटीग्रेशन क्या, पूरे लूप की लेंथ, दैट विल बी 2 पाई स्मॉल आर, दैट इज म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। अब इस केस में आई एनक्लोज जीरो नहीं है, होलो में जीरो था, क्यों, क्योंकि जब आपने लूप लिया था अंदर करंट ही नहीं था, सिर्फ सरफेस पे करंट था आपका, है, पर इसमें पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो क्या अंदर करंट है, बिल्कुल दिख ही रहा है मुझे अंदर करंट है, कितना करंट अंदर, यूनिटरी मेथड, अरे कैसे बोलो, क्या टोटल पाई आर स्क्वायर में करंट है आई, मुझे चाहिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर में, इतने एरिया में तो चाहिए, दैट विल बी आई बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब बच्चों को ये चीज पता है सर, ये तो होता है कुछ ना कुछ, टोटल करंट बाय टोटल एरिया दैट इज जे, इसलिए मैंने बोला था इसमें रिजल्ट जे की फॉर्म में आपके आते हैं, तो जे इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये क्या आया आपका, एनक्लोज्ड करंट, अरे आया यूनिटरी मेथड। टोटल पूरी सिलिंड्रिकल वायर में कितना करंट दौड़ रहा है, आई, मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया में आई करंट है, पर मुझे कितने में चाहिए, मेरे लूप के अंदर जो करंट है, बिकॉज आई एनक्लोज इज बेसिकली द करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, तो लूप में कितना करंट है, मतलब लूप का एरिया कितना, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कितना करंट है, टोटल करंट बाय टोटल एरिया इंटू उतने लूप का एरिया, अरे आया, तो कितना आया बोलो, I enclosed that is J into pi small r square, where J is total current by total area into उस लूप का एरिया, पाई से पाई मर गया, एक r से r मर गया, B comes out to be mu naught J r by 2, म्यू नॉट इज कांस्टेंट, बिल्कुल, J कांस्टेंट वो तो मैंने लिया ही है, नॉन यूनिफॉर्म भी आपको सिखाऊंगा, स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है, और पॉइंट किधर है, ये अंदर के लिए रिजल्ट आया, बाहर के लिए मत लगा देना, बाहर के लिए ये रिजल्ट है, कहां चला गया, हाँ ये वाला या ये वाला, ठीक है, बाहर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, पर अंदर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अनगिनत सवाल आते हैं इस पे, अनगिनत सवाल, मेंस में, नीट में, एडवांस में थोड़ा अच्छा लेवल का कर देगा, उसमें जे आपको नॉन यूनिफॉर्म दे देगा, अच्छा लेवल बन गया वो, फिर उसमें इंटीग्रेशन मारने पड़ेंगे आपको, ठीक है, वो भी मैं अभी सिखाता हूं। फील आई, पक्का। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट 2019 में, उसने अब मांगा था ग्राफ बताओ कि एक सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर के लिए फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ कैसा होता है, तो अपनी नोटबुक में अच्छे से डायग्राम बना लेना और स्टार लगा लेना, होलो का भी मैं बनवा चुका हूं, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, और ये R0 का मतलब क्या है, एक्सिस की बात हो रही है, ठीक। अब जब एक्सिस से आप सरफेस तक जाओगे, क्या आपको ये रिजल्ट वैलिड होगा, मतलब B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। कभी भी आपको रिलेशनशिप चेक करनी है तो आपको बाकी चीजें देखनी पड़ेगी कि वो कांस्टेंट है कि नहीं, क्या म्यू नॉट कांस्टेंट है, बिल्कुल, क्या जे कांस्टेंट माना ही है मैंने, जे यूनिफॉर्म है, क्या 2 एक कांस्टेंट है, बिल्कुल, तो बी डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे, तो बी जो है वो आर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा आपकी फील्ड बढ़ेगी, मतलब जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जाओगे, सरफेस तक, सिर्फ सरफेस तक बता रहा हूं, जैसे जैसे आप एक्सिस से सरफेस तक जाओगे आपकी फील्ड लगातार इंक्रीज करेगी, ठीक है, और सरफेस पे जाके, मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल आर, यहां पे फील्ड कितनी हो जाएगी, बहुत बार कर चुके, म्यू नॉट जे की फॉर्म में लिखते हैं, अच्छा लग रहा है थोड़ा, म्यू नॉट जे आर बाय 2 या म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर, ठीक। उसके बाद क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये, ठीक है, कौन सा रिजल्ट, ये वाला,
सो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस और यहां पे B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। शायद सेम ग्राफ आए थे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, बस रिजल्ट थोड़े अलग हो सकते हैं। कर लोगे तो कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा दिमाग खोलो तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो सर फिर जे नॉन यूनिफॉर्म भी बता दो, क्योंकि एडवांस में तो वही आने वाला है। और देखना एडवांस में क्वेश्चन यूनिफॉर्म के पूछता ही नहीं है, यूनिफॉर्म पूछ लिया मतलब आसान हो गया वो तो। ठीक है, तो एडवांस में पूछता आपसे नॉन यूनिफॉर्म जे अगर है, करंट डेंसिटी अगर नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म समझ रहे हो ना, मतलब ये जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म नहीं है, ये होता है जे नॉन यूनिफॉर्म का मतलब। तब क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो मुझे लगता है वो मोस्टली बच्चों को आता होगा पहले से, जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से समझी है। कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, वही कंसेप्ट है। ठीक है, चलो नीट वाले लिखना चाहे लिख सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता उनके में कभी पूछेगा, पर हाँ लिखना चाहो लिख ही लो। ठीक है, कि अगर जे नॉन यूनिफॉर्म हुआ सर तब कैसे करेंगे। सो व्हेन जे इज नॉन यूनिफॉर्म, तो मुझे बताओ बाहर के पॉइंट के लिए कोई चेंजेस आएंगे। बाहर के पॉइंट के लिए जे नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, पहले मैं वो आपको पिक्चर में समझा रहा हूं। ये आपका सिलेंड्रिकल वायर, डायग्राम अच्छे से बना लेना। ठीक, जे नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कुछ ऐसा, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर जे है, वो तो वेरिएशन कैसा भी हो सकता है, उसका मतलब ये रहेगा आपका, मतलब धीरे धीरे करंट कम होता जाएगा ना। हाँ, ये है जे नॉन यूनिफॉर्म का मतलब, समझ रहे हो, मतलब जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं आपका जो जे है वो वेरी कर रहा है। सपोज मैंने जो बनाया है वो है जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब डिस्टेंस के साथ बढ़ता जा रहा है आपका जे, और करंट बाहर तो होगा ही नहीं, सबको पता है, सिर्फ अंदर होगा पूरे सरफेस में। तो जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब समझ में आ रहा है, जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जा रहे हैं आपका जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है आपका। ठीक है, मतलब यहाँ पे करंट कम होगा डिस्ट्रीब्यूटेड, ऊपर और ज्यादा, ऊपर और ज्यादा, ऐसा बढ़ता जाएगा। तो ये होता है जे नॉन यूनिफॉर्म का मतलब। पर इसमें क्या पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तब क्वेश्चन कैसे करेंगे ये सवाल उठता है। ठीक है, तो तब क्वेश्चन कैसे करेंगे अब ध्यान से देखो। सबसे पहले बाहर के पॉइंट के लिए फील्ड, तो बाहर का पॉइंट ये P, एक्सिस से कितना दूरी पे, स्मॉल r, क्या ये लूप हो जाएगा, बिल्कुल। हर जगह बी डीएल में एंगल बोलो 0, क्या बी यूनिफॉर्म, बिल्कुल, तो बी बाहर। डीएल का इंटीग्रेशन बोलो 2 पाई स्मॉल r म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। अब मेरे लूप ने कितना करंट एनक्लोज किया, क्या पूरे का पूरा। अब उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है कि यहां पे करंट ज्यादा है, यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है, यहां पे कम है, क्या फर्क पड़ता है। लेना तो मुझे नेट करंट एनक्लोज है ना, तो मेरे लूप ने टोटल करंट को ही एनक्लोज करके रखा है। टोटल करंट आपका कितना है, आई, सो म्यू नॉट इनटू आई, सो बी कम्स आउट टू बी सेम रिजल्ट म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल r। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाहर के किसी भी पॉइंट के फील्ड के लिए। क्या अंदर के पॉइंट के फील्ड पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल वो पड़ेगा, वो ये आएगा ही नहीं आपका आंसर, क्योंकि जे तो आपका नॉन यूनिफॉर्म है। अगर जे नॉन यूनिफॉर्म है तो फाइनल आंसर में आप जे लिख ही नहीं सकते, तो आपका ये रिजल्ट तो आ ही नहीं सकता म्यू नॉट जे आर बाय 2। तब कैसे करना है सर, लॉजिकल है, सोच के देखो खुद से, खुद से सोचोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, जे नॉन यूनिफॉर्म की ही बातें चल रही है। चलो देखो, अगर जे नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, अब मैं पूरे डिटेल में नहीं बना रहा हूं, बस मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं क्रॉस। ठीक है, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, जे नॉन यूनिफॉर्म दिख ही रहा है इसमें। ठीक, अब मुझे निकालना है अंदर के किसी P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। क्या करते थे याद करो, एक लूप कंसीडर करते थे। अच्छा, अब जे नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है जे डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा होगा आपका, या तो डिस्टेंस के साथ उसने डिक्रीज करवा रखा होगा या इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जाओगे जे बढ़ता जाएगा, जे बढ़ेगा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपका चेंज हो रहा है मतलब। ठीक है, तो बेसिकली जे जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ आर वेरी कर रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, 2r 5r स्क्वायर है ना, 8r, वो उसकी मर्जी है क्वेश्चन बनाने वाले की वो जे वेरी कैसे करवा रहा है। हम ऐसी जनरल बात कर रहे हैं कि जे एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर वेरी कर रहा है, और स्मॉल आर क्या है, एक्सिस से जो डिस्टेंस है। ठीक, अच्छा, अब देखो फिर से मैंने लूप लिया, दिख रहा है सबको, आर रेडियस का, और ये थिकनेस मैंने ले ली डी आर।
अब ये सर आधे बोलेंगे सर ये ऐसा क्यों किया, अभी तक तो ऐसा नहीं कर रहे थे हम, क्योंकि अभी आपको वो समझ में आएगा। देखो लगाओ एम्पियर लॉ की इक्वेशन, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, बिल्कुल सही है, ठीक बात। अच्छा बीडीएल में पूरे लूप में एंगल 0, अब वो तो सिमेट्रीज आपको समझ में आ गया होगा। बी बाहर क्योंकि पूरे लूप के लिए हर जगह सेम होगी। डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई स्मॉल आर, चलो ये भी समझ में आता है। म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज, अब ये आई एनक्लोज मैंने पिछले केस में कैसे लिखा था जब जे यूनिफॉर्म था, दैट वाज टोटल करंट बाय टोटल एरिया इनटू लूप का एरिया, वो मैंने लिखा था पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो आई एनक्लोज मैंने लिखा था जे इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पर क्या इसमें लिख सकता हूं, नहीं, जे नॉन यूनिफॉर्म है आपका। तो सर नॉन यूनिफॉर्म है तब कैसे करेंगे, तब इतने में कितना करंट एनक्लोज्ड है वो भी आपको इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। पिछले में तो मैंने डायरेक्ट यूनिटरी मेथड से कर दिया था, टोटल पाई आर स्क्वायर में आई करंट है तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कितना होगा, आई बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पर अभी क्योंकि जे नॉन यूनिफॉर्म है, वेरी कर रहा है आपका, तो आपको अपने लूप में जो एनक्लोज करंट है वो भी इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। सो आई एनक्लोज्ड शुड बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशन। इसलिए मैं बोल रहा हूं नीट वालों में नहीं आएगा क्योंकि लेंदी थोड़ा सा हो जाता है क्वेश्चन, ये लेंदी इतना भी नहीं है, शुड बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन आपको तुरंत समझ में आ गया कि हाँ सर आर अगर आपने ये रेडियस ली है इस लूप की तो डी आर आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे करंट निकालने में, आई एनक्लोज निकालने में एरिया लगने वाला है। तो एरिया आप कैसे लिखोगे, 2 पाई आर इंटू डी आर। अब आया दिमाग में, अच्छा तो अब बताओ आई एनक्लोज कैसे निकालोगे, कि आई एनक्लोज बेसिकली होता है करंट इनटू एरिया, बिल्कुल करंट क्या होता है, सॉरी आई एनक्लोज क्या होता है, जे इनटू एरिया, ठीक है गलती हो गई। जे क्या होता है आपका करंट डेंसिटी, टोटल करंट डिवाइडेड बाय एरिया, तो करंट क्या हो जाएगा, जे इनटू एरिया। पिछले में मैंने वही यूज किया था सॉलिड वाले में, जे इनटू एरिया, एरिया मैंने लिया था पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जे यूनिफॉर्म था इसलिए वो मेरा काम चल गया था। पर क्या इसमें मुझे आई एनक्लोज निकालते वक्त क्या लिखना पड़ेगा, बोलो, इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए, बिल्कुल सही। याद करो अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा तो मैंने उसमें बताया था जे अगर यूनिफॉर्म है तो करंट डायरेक्टली होगा जे इंटू एरिया, पर जे अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो करंट होगा इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए। याद करना, और जिसको नहीं याद है वो करंट डेंसिटी जाके वापस देखना। अब जे क्या है, एज अ फंक्शन ऑफ आर आपका वेरी कर रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, 2r 8r स्क्वायर, अभी अभी मैंने बताया, वो क्वेश्चन वाले की मर्जी। डीए जितने में मुझे चाहिए, क्या मुझे इस लूप के अंदर चाहिए, तो इसका एरिया बोलो 2 पाई आर डी आर। अब जे एज अ फंक्शन ऑफ आर, एक आर यहां से तो कुछ तो बनेगा, ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन मार देना, आर की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेके स्मॉल आर तक, बिल्कुल, क्योंकि आपको इसी लूप के अंदर चाहिए। अरे आया, अच्छा ठीक है, तो सोल्व कर लेना इंटीग्रेशन मार के, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आई एनक्लोज आप यहां पे डाल देना, आंसर आ जाएगा, कर लोगे पक्का। चलो तो ये एडवांस वाले बच्चों के लिए, और मेंस वाले, मेंस भी कभी कभी पूछ लेता है कि जे नॉन यूनिफॉर्म है तब बताओ फील्ड कैसे निकालोगे, ठीक है, कर लोगे, सिंपल एकदम, कंसेप्ट क्लियर रखो, कुछ नया थोड़ी कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमको बी की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, दोनों में एंगल पता होने चाहिए, लूप कैसे लिया वो समझ में आना चाहिए, आई एनक्लोज्ड कैसे लिया वो समझ में आना चाहिए। अब आई एनक्लोज्ड इसमें कैसे लिया वो समझो बैठ के, कुछ मुश्किल नहीं है, कर लोगे पक्का। चलो चलो आगे बढ़े, चलो तो अभी भी 15 मिनट हमारे पास, बाकी रिजल्ट्स देख लेते हैं एम्पियर्स लॉ से, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट, ये नया, ये आपने बॉयड सेवर्ट्स में नहीं पढ़ा था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट, ये मैं बॉयड सेवर्ट से भी आपको बताऊंगा और एम्पियर्स लॉ से तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, ध्यान से समझना, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट, तो सबसे पहले देखते हैं बॉयड सेवर्ट्स की हेल्प से कैसे निकालते हैं। तो ये शीट है आपकी इनफाइनाइट, ठीक, करंट कैसा जा रहा है, ये अंदर की तरफ, समझ पाते हो कि नहीं, इतना इमेजिनेशन आपको आनी चाहिए। अच्छा सवाल उठता है किस पी पॉइंट पे फील्ड बताओ, जो कि परपेंडिकुलर दूरी शीट से उसकी है स्मॉल आर, ठीक। अच्छा आगे बढ़ने से पहले शीट में एक सिंबल डिफाइन होगा विच इज आई। अब आधे बोलेंगे सर आई तो बहुत पहले से ही डिफाइन है, इलेक्ट्रिक करंट, पर शीट के केस में जो आई है दैट इज करंट
पर यूनिट लेंथ, समझो, करंट पर यूनिट लेंथ, ये आई से डिनोट करेंगे। वैसे आई ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक करंट होता है, टोटल करंट, पर इस शीट के केस में जो आई डिफाइन करेंगे दैट इज करंट पर यूनिट लेंथ, मतलब इसकी जो यूनिट होगी दैट विल बी एम्पियर पर मीटर। वो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली देगा कि आई मतलब एम्पियर पर मीटर इतना है आपका, 2 एम्पियर पर मीटर है, तो मतलब वो क्या है, करंट पर यूनिट लेंथ है आपकी। करंट डेंसिटी मत बोल देना, वो करंट पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। तो इसमें जो आई है वो करंट पर यूनिट लेंथ है, करंट नहीं है, ठीक है, शीट के केस में। सवाल उठता है पी पे फील्ड बताओ, तो ऑब्वियसली म्यू नॉट की टर्म में, स्मॉल आर की टर्म में, आई की टर्म में, इन सब की टर्म में आएगा। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो बता देता हूं मैं बॉयड सावर्ट से, ठीक है। मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, करंट कैसा है इसमें, ऐसा अंदर, समझ पा रहे हो, कितनी दूरी पे, x दूरी पे, ये कितना dx। अच्छा, अब इसकी वजह से P पॉइंट पे फील्ड, बोलो, ध्यान से बॉयड सावर्ट्स लगाना, अभी मैं बॉयड सावर्ट्स से करवा रहा हूं, बोलो, इसकी वजह से P पॉइंट पे फील्ड अकॉर्डिंग टू बॉयड सावर्ट्स लो, बोलो। dl क्रॉस r से पहले डायरेक्शन देखो, क्या dl अंदर है, करंट अंदर दिख रहा है सबको, क्रॉस r, ये r है आपका, r मतलब एलिमेंट से पॉइंट का ये जो वेक्टर है, ठीक। तो dl ऐसा, और मार्कर का आ गया, हाँ, dl ऐसा और r ऐसा, ठीक, कर लोगे dl क्रॉस r, ठीक, dl ऐसा r ऐसा, तो dl क्रॉस r ऊपर, तो ये आएगी आपकी फील्ड इस r के परपेंडिकुलर, ठीक। चलो बिल्कुल सही है। कितनी होगी ये फील्ड, बता सकता है कोई, बिल्कुल। सो दिस छोटी सी फील्ड dB, दिस विल बी म्यू नॉट आई, आई बोलो कितना, आई है करंट पर यूनिट लेंथ, पर मेरी जो एलिमेंट है उसकी लेंथ कितनी है, dx, तो dx लेंथ में कितना करंट होगा, आई dx, यूनिटरी मेथड। एक यूनिट लेंथ में कितना करंट है, आई, तो dx लेंथ में कितना होगा, आई dx, सो म्यू नॉट इंटू आई विच इज आई dx। अब आई का मतलब समझ में आया जो मैंने बताया, सो म्यू नॉट आई dl, dl, dl कितना होगा आपका, बोलो बोलो बोलो, dl कितना होगा, सोचो कितना होगा, क्या लगा रहे हैं, बॉयड सावर्ट्स लो, म्यू नॉट आई dl साइन थीटा बाय 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, याद है। अच्छा, बॉयड सावर्ट्स की जरूरत है क्या लगाने की, क्या ये इनफाइनाइट है, अगर ये इनफाइनाइट है आपकी, तो ये जो एलिमेंट आपने कंसीडर किया इसकी वजह से P पे जो फील्ड है dB, क्या वो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, म्यू नॉट टोटल करंट डिवाइडेड बाय 2 पाई स्मॉल r, वेयर स्मॉल r इज डिस्टेंस, क्योंकि एक इनफाइनाइट की वजह से कितनी होती है, पढ़ चुके हैं ना, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r, तो डायरेक्टली या तो वो लगा सकते हैं, तो ठीक है वो डायरेक्टली लगा देता है, बॉयड सावर्ट्स की क्या जरूरत है। सो dB इज इक्वल टू, dB इज इसकी वजह से फील्ड, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई स्मॉल r, स्मॉल r क्या होता है, डिस्टेंस, क्या ये आपका स्मॉल r है, क्या ये x है, तो हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई, आई मतलब जो इसमें करंट होगा आपका, तो dx लेंथ में कितना करंट होगा, आई dx, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dB, dB मतलब इसकी वजह से फील्ड। अच्छा, अब मैं ये एंगल मान लेता हूं थीटा, ठीक। अच्छा, तो ये एंगल कितना आएगा बताओ, ये थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, और सबको पता है dB इस r के साथ ये टोटल 90 बना के जाएगी, बिल्कुल सही है, तो dB की प्रॉपर्टी है r के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, क्यों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वर्टिकल, तो ये कितना बचेगा आपका थीटा, ये वाला, सो dB का ये कंपोनेंट कितना आएगा, dB cos थीटा, और ये वाला कितना आएगा आपका dB sin थीटा। सिमिलरली यहां से x दूरी पे एक एलिमेंट इस साइड भी देखो, दिखेगा x दूरी पे, ये कितना आपका dx, ठीक। अब इसकी वजह से ये होगा आपका डिस्टेंस कितना, अंडर रूट सेम r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वजह से फील्ड dB वो किधर होगी, करके देखो, करके देखो, करके देखो, देखो ये r वेक्टर है आपका, क्या dl क्रॉस r से देखना है, dl अंदर r ऐसा, dl क्रॉस r करोगे नीचे, मतलब इस r के परपेंडिकुलर, तो कुछ तो ऐसा आएगा, ठीक है।
उसका चेक करना, उसका भी cos थीटा इधर आएगा, sin थीटा नीचे आएगा, क्या दोनों के sin थीटा कैंसिल, क्या cos थीटा ऐड हो जाएंगे? सो नेट फील्ड P पे कितनी आएगी, फील ले पा रहे हो? सो नेट फील्ड विल बी इंटीग्रेशन dB cos थीटा सबके ऐड हो जाएंगे। अरे आ रहा है, ये सब हम पहले कर चुके हैं। dB पहले मैं निकाल चुका, बोलो म्यू नॉट आई डी एक्स अपॉन 2 पाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोस थीटा ज्योमेट्री से ये अपॉन ये कितना है आपका r, तो r अपॉन बोलो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई स्मॉल r बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट 2 पाई अंदर इंटीग्रेशन dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, x की लिमिट, x क्या है, एलिमेंट का डिस्टेंस, क्या यहां से यहां तक क्या इनफाइनाइट है, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, मतलब उस साइड होगा तो माइनस इंफिनिटी, इस साइड होगा तो प्लस इंफिनिटी, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब इंजीनियरिंग वालों को ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता होगा, मेडिकल वाले लोग भी इसको अगर डायरेक्ट याद रख ले तो अच्छा है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन होता है 1/r, मतलब ये tan इनवर्स x/r। ठीक है, लिमिट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, r से r मर गया, कितना है बोलो, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन मैं अलग से भी लिख दूंगा, अंदर tan इनवर्स x/r, x की जगह पहले डलेगा इंफिनिटी, माइनस साइन के साथ tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी। ठीक है, मेडिकल वाले लोग डर गए होंगे पर उनको सिर्फ रिजल्ट याद करना है। सो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई tan इनवर्स इंफिनिटी दैट इज पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई से पाई मर गया, तो फाइनल रिजल्ट इज म्यू नॉट आई बाय 2, वेयर आई इज करंट पर यूनिट लेंथ। शीट के केस में जो आई है वो करंट पर यूनिट लेंथ है। तो फाइनल रिजल्ट इज ए करंट कैरिंग इनफाइनाइट शीट की वजह से किसी भी आर परपेंडिकुलर दूरी पे कोई पॉइंट है तो वहां पे फील्ड होगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, वेयर आई इज करंट पर यूनिट लेंथ, किधर होगी, राइट की तरफ, ऊपर के पॉइंट के लिए। अब आपका होमवर्क है, चेक कर लेना, मैं सीधा बता रहा हूं, ये इनफाइनाइट शीट है। ठीक है, तो ऊपर के किसी भी पी पॉइंट पे फील्ड होती है ये डायरेक्शन में। ठीक है, यहां हो यहां कहीं भी पॉइंट हो, इस डायरेक्शन में कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाय 2। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, ये मजेदार चीज है, चाहे पॉइंट यहां हो चाहे यहां हो, फील्ड हर जगह सेम होगी। ठीक, नीचे के पॉइंट पे जब आप फील्ड देखोगे डीएल क्रॉस आर करके, वो फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में। ये होमवर्क है, चेक करना कितनी आएगी, सेम म्यू नॉट आई बाय 2, पर आएगी किधर, लेफ्ट साइड, उधर आएगी राइट साइड, किधर कहीं भी, यहां देखो यहां देखो यहां देखो यहां देखो यहां देखो यहां देखो, कहीं भी देखो फील्ड इज सेम, देन दैट इज म्यू नॉट आई बाय 2। बस फर्क है तो डायरेक्शन का, ऊपर के पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन राइट में है, नीचे के पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट में है। अरे आया समझ? अच्छा, अब ये जो इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट लिखा, मेडिकल वाले लोग अगर लिखना चाहे अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए। वही मैंने यूज किया है इसमें, डायरेक्ट ये रिजल्ट आता है आपका। ठीक है, अब मेडिकल वाले सोचेंगे हमको तो ये पढ़ाया नहीं गया, तो तुम्हारे में पूछता भी नहीं है, शीट का क्वेश्चन तुम्हारे में कभी दिखेगा ही नहीं आपको, सिर्फ मेंस को दिखेगा और एडवांस को दिखेगा, क्योंकि वो लोग ये सब पढ़ते हैं। तो फील लो मैंने क्या किया, मैग्नेटिज्म कुछ बच्चों को मुश्किल इसलिए जाता है क्योंकि वो सीखना ही नहीं चाहते कि हुआ क्या कैसे हुआ, बस वो वेक्टर देख के डर जाते हैं कि ये रिजोल्व कैसे कर दिया क्या कर दिया। स्टेप बाय स्टेप चलो, सिस्टमेटिक तरीके से चलो, रिजल्ट्स याद रखो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ना हो, चाहे वो एडवांस लेवल हो चाहे वो मेंस लेवल। और नीट में तो कोई परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, उसमें तो बच्चों वाले सवाल आते हैं। ठीक है, पर हाँ उसके लिए आपको रिजल्ट्स पता होने चाहिए, पर एडवांस वालों को बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस इसकी चाहिए। तो आज से ही वो लोग अब प्रैक्टिस स्टार्ट करें इसकी, ताकि बहुत पीछे ना रह जाओ। ठीक है, तो अभी भी हमारे पास टाइम है 2-3-4 मिनट। ठीक है, तो अब देखते हैं सेम मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर्स लॉ से सर कैसे निकालेंगे। ये तो आपने चलो बता दिया बोयट-सैवर्ट्स लॉ से। ठीक है, कितनी आई रिजल्ट याद रखो, म्यू नॉट आई बाय 2, वेयर आई इज करंट पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी, 2 इज 2। ठीक है, कैसे किया समझ में आया? यहां से x दूरी पे एक एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ कितनी dx, तो करंट कितना आएगा उसमें i dx, क्योंकि i क्या है, करंट पर यूनिट लेंथ, तो dx लेंथ में कितना करंट i dx। अब इसकी वजह से p पॉइंट पे फील्ड, पहले तो डायरेक्शन देखो, क्या dl क्रॉस r, करंट अंदर r ऐसा, dl क्रॉस r जब करोगे ऊपर आएगा, और कैसे आएगा, इस r के परपेंडिकुलर, ये जो r है इसके परपेंडिकुलर ये।
ठीक, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, तो ज्योमेट्री से एंगल थीटा, तो डीबी रिजोल्व किया तो डीबी कॉस थीटा, डीबी साइन थीटा। डीबी की वैल्यू कितनी, डीबी इस एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे फील्ड क्या इनफाइनाइट है आपका, तो इसकी वजह से कितनी होगी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई स्मॉल आर। पढ़ चुके, आई करंट, तो इसमें कितना करंट आई डी एक्स, तो डीबी हो गया था म्यू नॉट आई डी एक्स अपॉन 2 पाई आर डिस्टेंस दैट वाज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इसका एक भाई इधर भी मिलेगा, एक्स दूरी पे लेफ्ट साइड में। अब इसकी वजह से फील्ड बोलो, क्या डीएल अंदर और ये आर, आर ये हो जाएगा ना पॉइंट का डिस्टेंस एलिमेंट से, ये भी इनफाइनाइट है तो इसकी डीबी भी सेम होगी जो इसकी है। ठीक है, अब किधर होगी, डीएल अंदर आर ऐसा, अपने मन में कर लेना, डीएल क्रॉस आर नीचे ऐसा, और कैसा आएगा ये डीबी, ये डीबी इस आर के परपेंडिकुलर आएगा, इस आर के, ये वाले आर के। ठीक है, अब ज्योमेट्री से चेक करना, ये डीबी का ये एंगल भी आपका थीटा आएगा, ये वाला कर लोगे चेक। चलो, अब ये एंगल थीटा, तो डीबी का डीबी कॉस थीटा, और नीचे की तरफ आएगा डीबी साइन थीटा। अब इतना तो आपको वेक्टर आता होगा। अब दोनों के डीबी साइन थीटा कैंसिल, क्योंकि ऊपर नीचे है, कौन ऐड हो रहे हैं दोनों के, कॉस थीटा। क्या सबके ऐसी कॉस ऐड होंगे, तो नेट फील्ड विल बी इंटीग्रेशन डीबी कॉस थीटा, डीबी की वैल्यू डाली, कॉस थीटा की वैल्यू डाली, इंटीग्रेट मारा, कहां से कहां, एलिमेंट इन्फिनिटी से उधर इन्फिनिटी तक जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि मुझे एक्स की लिमिट लिखनी है और एक्स मैंने डिस्टेंस माना है। आ गया, चलो सेम हम प्रूव करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ से। बाकी दो चीज बचेगी अब, सोलेनॉइड और टोरॉइड। 5 मिनट का काम है, कल के लेक्चर में हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। तो मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक खत्म। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है किसी भी सिस्टम की वजह से और किधर होती है, ये सब हम सीख चुके हैं अब एम्पियर्स लॉ से भी और बॉयड-सैवर्ट्स लॉ से भी। ठीक है, कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग, मतलब मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। उस पे भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फील्ड पे आए ना आए, फोर्स से क्वेश्चन पक्का आता है आपका। ठीक है, वो इससे आसान है। अच्छा, तो सेम हम प्रूव करते हैं हम एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से। सो दिस इज इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट। ओके, ये करंट अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक, आई क्या है आपकी, लिखा ही है करंट पर यूनिट लेंथ। ठीक है, आंसर क्या आने वाला है, म्यू नॉट आई बाई 2। अब देखो, इतना मुश्किल ना करते हुए एम्पियर्स लॉ से आसानी से कैसे कर सकते हैं। क्या मुझे पी पॉइंट पे फील्ड चाहिए, ठीक है चाहिए, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज अगर आपको अभी तक नहीं पता तो मैं एक चीज बताता हूं, एम्पियर सर्किटल लॉ केवल फील्ड का मैग्नीट्यूड देता है, डायरेक्शन कभी नहीं बताएगा। वो डायरेक्शन आपको पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए लेफ्ट एलएचएस जब सोल्व करोगे बी डॉट डीएल, तो बी और डीएल में एंगल पता होना चाहिए। तो मैंने पहले भी बताया था, बी आपको पहले से ही आनी चाहिए कि बी है किधर। एम्पियर्स लॉ कभी भी बी की डायरेक्शन नहीं बताता है, वो सिर्फ आपको बी का मैग्नीट्यूड बताएगा। ये हमेशा अपने दिमाग में बात रखना। तो मुझे पी पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए, कितना आने वाला है, म्यू नॉट आई बाय 2। तो एक ऐसे ही इससे मिलता जुलता एक क्यू पॉइंट ले लेते हैं नीचे की तरफ, ये ऊपर लिया मैंने पी, नीचे ले लेते हैं सेम दूरी आर पे। अब देखना ध्यान से, मेरा एम्पीरियल लूप कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार। ये नया है, अभी तक आप सर्कल देखते आए थे, ये कुछ तो नया है। ओके ठीक, स्क्वायर लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना, रेक्टेंगल लग रहा है ना। चलो, उससे मतलब भी नहीं है हमको। ये दूरी मान लेते हैं, ये एकदम सेंटर पे मानेंगे पॉइंट पी, ये एकदम सेंटर पे, ये दूरी मान लेते हैं, क्या माने, जो आपका मन करे वो मान लो, ए मान लेते हैं। चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलो लगाओ, एम्पियर्स लूप ध्यान से लगाना। तो लूप का नाम दे देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। सो लूप, बोलो बोलो, क्लोज लूप ए बी सी डी ए, मतलब ये सेंस मैंने लिया। ठीक, चलो सर समझ में आ गया यहां तक। अब लगाओ, बी वेक्टर की डायरेक्शन ये आपको पहले से लेनी है, मैंने पहले भी बोला था। बोलो बी वेक्टर की डायरेक्शन, क्या ऊपर के पॉइंट के लिए राइट में, ठीक, मैं यहां पे अलग से बना देता हूं, ये हो गई बी वेक्टर की डायरेक्शन। नीचे के लिए लेफ्ट में, मैंने अभी अभी प्रूव भी किया था यहां पे। ठीक है, नीचे के लिए मैंने प्रूव नहीं किया, वो आप खुद से कर लेना, वो चेक कर लेना, आ जाएगा। बॉयड-सैवर्ट्स लॉ डीएल क्रॉस आर से चेक करना, बी लेफ्ट में आएगा आपका। ठीक, अच्छा अब देखो, तो जब हम एम्पियर्स लूप लगाएंगे, क्या इक्वेशन आती है, बोलो एम्पियर्स लॉ की, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एन क्लोज। चलो सर बिल्कुल सही है, समझ में आया बिल्कुल। अच्छा
तो बी डॉट डीएल, अब ध्यान से देखना, क्या बी डॉट डीएल क्लोज लूप के लिए, क्लोज लूप मतलब ए बी सी डी ए के लिए, क्या मैं इसको 4 पार्ट्स में तोड़ सकता हूं? बिल्कुल। कौन कौन से पार्ट है? बी डॉट डीएल ए बी के लिए, ठीक, बी डॉट डीएल बीसी के लिए, ठीक, बी डॉट डीएल सी डी के लिए, ठीक, बी डॉट डीएल डीए के लिए, ठीक, बिल्कुल सही है, मैंने 4 पार्ट में बी डॉट डीएल कर दिया, ए बी में, बीसी में, सी डी में, डीए में, पूरा लूप हो गया मेरा। दैट इज म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, थोड़ा टाइम आज ज्यादा होगा क्योंकि पिछले 2-3 दिन कोई लेक्चर नहीं गया, ठीक है। अब बी डॉट डीएल ए बी के लिए, क्या ए बी में डीएल, देखो आपने सेंस ऐसी मानी है तो डीएल वेक्टर ऐसा ही आएगा, छोटा सा टुकड़ा जब आप लोगे, डीएल वेक्टर ऐसा, बी भी ऐसा, तो बी और डीएल में एंगल 0। इसके लिए बीसी के लिए, क्या बी ऐसा डीएल ऐसा, देखो डीएल वेक्टर ऐसा, बी ऐसा राइट में, दोनों में एंगल 90, तो बी डॉट डीएल 0 बिकॉज बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर। सिमिलरली डीए के लिए चेक करना, क्या बी ऐसा, और ऊपर जब इस हाफ पोर्शन में जाओगे तब बी ऐसा, पर हमेशा बी और डीएल में एंगल कितना रहेगा, चाहे ऐसा हो बी चाहे ऐसा हो, पर डीएल तो ऐसा है ना, तो बी डीएल में यहां पे भी एंगल, सॉरी सीडी के लिए नहीं, किसके लिए, डीए के लिए, तो यहां पे भी बी डॉट डीएल कितना हो जाएगा आपका 0, क्योंकि बी इज परपेंडिकुलर टू डीएल। तो बचा कौन, ए बी और सी डी, क्या ए बी में डीएल और बी दोनों में एंगल 0, तो क्या बचेगा ए बी के लिए, यहां लिख रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डीएल, क्योंकि दोनों में एंगल 0 ए बी के लिए, प्लस किसके लिए, सी डी, क्या सी डी के लिए बी इधर, और लूप की डायरेक्शन देखो आपने क्या लिए, क्या डीएल भी इधर, बी डीएल में यहां पे भी एंगल 0, सो ये हो जाएगा आपका सी डी, दैट इज म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज, आई एनक्लोज एकदम लास्ट में लिखेंगे। सो बी बाहर ले लो, डीएल का इंटीग्रेशन इतने की लेंथ, अरे वही तो होगी क्योंकि ए बी की बात कर रहे हैं आप, तो इतने की लेंथ कितनी, ए, सो बी ए, प्लस बी बाहर क्योंकि पूरे लूप के लिए सेम है, डीएल का इंटीग्रेशन सीडी पोर्शन के लिए, सीडी के लिए डीएल का इंटीग्रेशन टोटल लेंथ, क्या ये भी ए होगी, ऑब्वियसली ये ए है तो ये भी कितनी होगी आपकी, ए, सो बी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, कितने में करंट है, सिर्फ इतनी लेंथ में, ओके, ये लेंथ कितनी है आपकी, ऑब्वियसली है, और करंट पर यूनिट लेंथ कितनी है, आई, तो ए लेंथ में कितना करंट होगा, आई इंटू ए, देखो ना इतनी लेंथ में करंट है आपका, सो आई इंटू ए, ठीक, सो 2ba इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए मर गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2, क्या सेम रिजल्ट आया जो उधर आया, यहां देखो कितनी आसानी से हमने डिराइव किया, यहां पे भी बहुत आसानी से किया, अगर आपको वेक्टर्स की अच्छी खासी नॉलेज और आपका दिमाग छोटी छोटी चीजों में इतना जल्दी खराब नहीं होता है ना, तब आप आराम से ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब बचता है सोलेनॉइड, सेम सोलेनॉइड के लिए ऐसे ही डेरिवेशन है जैसे इस शीट के लिए है, वैसे रेक्टेंगल हम लेंगे, एकदम आसान डेरिवेशन है सोलेनॉइड की, टोरॉइड बच्चों वाली डेरिवेशन है उसकी, ठीक है। तो सोलेनॉइड, टोरॉइड, और सोलेनॉइड में एक दो चीजें मुझे और बतानी है जो मैंने जब सोलेनॉइड पढ़ाया था तब नहीं बताई थी, कि आउटसाइड फील्ड कितनी होती है, ठीक है। तो कल 5-10 मिनट लगेगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, ठीक है। तो अच्छे से इसको पढ़ो, यहां तक मैग्नेटिक फील्ड का पोर्शन खत्म हो गया आपका, सारे रिजल्ट्स याद रखो, कैसे निकालने हैं वो समझो, ठीक है। डीएल क्रॉस आर कैसे अप्लाई करना है वो समझो और सोल्व करो। कोई भी समस्या हो किसी भी लेक्चर में तो उसको अच्छे से देखो, और नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, चलो।